हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम इकोनॉमिक्स के एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड और एक कंट्री के तौर पे और एक हर एक इंसान के ऊपर जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बैंक। तो आज हम जानेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे बैंक का क्लासिफिकेशन के ऊपर, बैंक को कितना श्रेणियों में बांटा गया है और क्या क्या बैंक कौन से श्रेणियों में आता है, कौन से एक्ट के तहत आता है और कौन सा कमिटी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल देखेंगे। जब हम बैंक के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, बैंक का क्लासिफिकेशन दो तरह के हुआ है। पहला शेड्यूल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। तो हम शेड्यूल बैंक से शुरू करते हैं। शेड्यूल बैंक जो है कि टू टाइप्स है। एक है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक में जो कि आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक, जो कि आज के डेट में आप बहुत स्कैम के बारे में सुन रहे होंगे, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। ये अर्बन लेवल में भी काम करता है, रूरल लेवल में भी। तो कोऑपरेटिव बैंक इज डिवाइडेड बाय टू टाइप्स, एक है अर्बन बैंक, दूसरा है रूरल बैंक। तो जब हम शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, ये शेड्यूल बैंक तो कोई तो किसी के गवर्न में आ रहा होगा, कोई एक्ट के तहत। जैसे कि हम कुछ भी क्राइम कोई भी करता है, या जो बोलते हैं कोई किसी के रिलेटेड कुछ भी काम करता है, तो जो बोलते हैं उसके लिए एक एक्ट रहता है। वैसे ही बैंकिंग के लिए भी एक एक्ट रहता है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये शेड्यूल बैंक सब ऑपरेट होते हैं। जो शेड्यूल बैंक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये आते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि ये कॉमर्शियल बैंक जो है रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो शेड्यूल बैंक्स आते हैं वो कवर होते हैं हमारे शेड्यूल, ये हमारे आरबीआई एक्ट 1934 में। लेकिन जो बोल रहे हैं उनका रेगुलेट, मैनेज, ये सब के बारे में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये डिस्क्राइब किया गया है। ये दोनों एक्ट को आप हमेशा याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, और कॉम्पिटेटिव एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये बहुत जो बोलते हैं, ये दोनों एक्ट मायने रखता है। आरबीआई एक्ट 1934 एंड आरबीआई एक्ट हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये जो हमारा कॉमर्शियल बैंक मेनली क्या होते हैं? दीज आर प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स बेस्ड ऑन देयर बिजनेस मॉडल। वो अपने बिजनेस मॉडल के तहत जो बोलते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग करते हैं। कैसा कैसा प्रॉफिट मेकिंग है? जो कॉमर्शियल बैंक है, ग्रांटिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट जनरल पब्लिक, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स टू अकाउंट्स एज द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी लेवल में वो लोन्स प्रोवाइड करके ये करते हैं, जो कि आज के डेट में हम जानते होंगे। तो मेनली जब हम ये बैंक के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, तो एसबीआई क्या है, बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इन सब के बारे में हम दिमाग में हमारा चल रहा होगा। तो अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है, मेनली ये 4 टाइप्स है। ये 4 टाइप्स क्या क्या है? वैसे तो ये 7 है, लेकिन जो बोलते हैं ये 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो कि 7, अगर 4 टाइप्स का बात बोलूंगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा फॉरेन बैंक, चौथा रीजनल रूरल बैंक, और इनके साथ जो 3 है, एक्स्ट्रा 3, जो कि हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पेमेंट बैंक। तो इन सब के बारे में हम टोटल डिस्कशन करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक, एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है? जो कि आज के डेट में आप एसबीआई जानते हैं, बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं। ये भारत में जो नेशनलाइज हुआ है, जितने भी जो बोलते हैं कि नेशनलाइज, भारत के जो सरकारी बैंक जो बोलते हैं उन्हें बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। जहां पे कि गवर्नमेंट का, भारत सरकार का ऑनरशिप सबसे ज्यादा होता है, तो उसे बोला। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब ये है कि 100% पूरा गवर्नमेंट का है, नहीं। गवर्नमेंट का ऑनरशिप उसमें जो बोलते हैं ज्यादा होता है, उसे बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। जिसमें कि 75% ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इन द नेशन, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, 75% लोग भारत के, मतलब कि इसी बैंक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो कि एसबीआई है, हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सब जो हमारे आते हैं, हमारे
पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जिन्हें कि आप आमतौर पे साधारण लैंग्वेज में नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट बैंक नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो अगर देखा जाए लार्जेस्ट स्केल में टॉप 50 में वर्ल्ड वाइड, अगर जो बोलते हैं वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, तो एसबीआई वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में आता है। और इस पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक होल्डर होता है। एसबीआई इज द लार्जेस्ट पीएसबी बाय वॉल्यूम इन इंडिया, और ओवरऑल वर्ल्ड में ये टॉप 50 में आता है। आज के डेट में हमारे भारत में 21 नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया, 21 के ऊपर भी एक हिस्ट्री हम देख लेते हैं। जब बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण का बात आता है, तो 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग, जिसमें कि 14 बैंक को पहले ये सब ये किसी के अंडर में थे, लेकिन 14 बैंक को भारत सरकार अपने ऊपर लेके 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया 1969 को 14 बैंक। फिर आया 1980 के वक्त पे 1880 के वक्त पे ये क्या किया गया कि जो बैंकिंग का ये रेगुलेशन है, इसको जो बोलते हैं और 6 बैंक को ऐड करके टोटल हमारा 20 बैंक हो गया था नेशनलाइज। तो आज के डेट में 21 बैंक जो कि हमारा नेशनलाइज्ड बैंक है। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, नेशनलाइज्ड बैंक, इन सब के बारे में जब हम आमतौर पे देखते हैं, तो ये है क्या। मेनली अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि आप समझ लिए, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है आम भाषा में। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है कि प्राइवेट शेयर होल्डर्स मेजोरिटी स्टेक्स इन द प्राइवेट बैंक, मतलब कि जो कि एक प्राइवेट स्टेक होल्डर होते हैं, वो उनका जो बोलते हैं कि ज्यादातर स्टेक होल्डर उनके पास ही होता है, तो उसी बैंक को बोला जाता है प्राइवेट स्टेक होल्डर, मतलब कि निजी बैंक जो होता है प्राइवेट के हाथों में। तो जो सब बैंक का नाम है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसलैंड बैंक, कोटक महिंद्रा, डीसीबी, बंधन, ये सब जो बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर प्राइवेट के हाथ में रहता है। फॉरेन बैंक क्या है? फॉरेन बैंक जो है प्राइवेट एंटिटी इन इंडिया। फॉरेन बैंक का मतलब नहीं है कि कोई फॉरेन का है यहाँ आ गया, ये नहीं। जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन में रहता है उन्हें जो बोलते हैं कि हम फॉरेन बैंक बोलते हैं। कुछ एग्जांपल है सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड एचएसबीसी बैंक, ये है कि जो बोलते हैं कि फॉरेन बैंक। और एक जब हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक के बारे में जब हम सुनते हैं, ये क्या है? रीजनल रूरल बैंक का काम है weaker and leisure fortunate section at the society like marginal farmers, labor, small enterprises, इन सबको जो बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक रूरल लेवल में ये फाइनेंस करता है, जो कि रीजनल लेवल में होता है। डिफरेंट स्टेट एंड मेनी हैव ब्रांचेस टू द अर्बन एरिया, कुछ अर्बन एरिया में भी है, लेकिन जो बोलते हैं ज्यादातर इसका जो दिखने के लिए मिलता है, इसके नाम से ही पता चलता है रीजनल रूरल बैंक। इसमें क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक सपोर्टिंग रूरल एंड सेमी रीजन टू द फाइनेंशियली, मतलब कि जो हमारे रूरल में है, हमारे सेमी अर्बन लेवल में है, उन्हें जो बोलते हैं फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये है। फिर आता है क्या? पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लेबर का ये होता है डिस्टर्बेंस, और द मनरेगा वर्कर्स को भी जो बोलते हैं कि ये आरआरबी के तहत ये मिलता है, जो कि रीजनल रूरल बैंक इसके काम करता है। एडेड द बैंकिंग फैसिलिटी लाइक द लॉकर कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लॉकर सिस्टम का मतलब कि कोई बैंक में अपना रखना चाहता है कुछ अगर ये, तो उसको लॉकर सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो बोलते हैं कि आरआरबी ये भी प्रोवाइड करता है। ये रहा टोटल 4 बैंक के बारे में। और जो हम आज के डेट में और 3 बैंक के बारे में जब ऑनलाइन में हम सुन रहे होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमारा कोऑपरेटिव बैंक एंड पेमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर न्यूज में रहता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? जो कि निचले तबके सेगमेंट के सोसाइटी के जो हैं, उन्हें जो बोलते हैं कि जब उनका फाइनेंशियली बर्डन होता है, उस लेवल में उन्हें हेल्प के लिए कुछ जो बोलते हैं कि बैंक से जिन्हें ना मिले, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि जो बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से, प्राइवेट सेक्टर से, फॉरेन बैंक से, इन सब से जो बोलते हैं कि अगर लोन ना मिले, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं? वो लोग खुद देते हैं नीचे लेवल में। तो ये जो बोलते हैं छोटे छोटे किन किन लोगों को देते हैं? माइक्रो इंडस्ट्री, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्मॉल फार्मर्स, इन लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक देने की कोशिश करते हैं, एक जो बोलते हैं कि इसके तहत। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो गवर्न होते हैं, मतलब कि किसके तहत? ये लोग भी तो गवर्न होंगे ना, नहीं तो जो बोलते हैं कि ये तो उत्पात मचाएंगे ही, जिसके वजह से कोऑपरेटिव बैंक न्यूज में रहता है। तो ये जो बोलते हैं कि ये गवर्न में रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेमा। फेमा क्या है? गवर्निंग बॉडीज ऑफ द बैंक,
जो कि फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत ये स्मॉल फाइनेंस बैंक गवर्न होते हैं, जो कि हम कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम जानेंगे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब जो बोलते हैं कि हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अभी आते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक। एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक है क्या? रन बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, मतलब कि कुछ लोगों के द्वारा ये कोऑपरेटिव बैंक रन होता है एंड रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत जो सब रजिस्टर हुए हैं उन्हें बोला जाता है कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हें कि रन करने के लिए कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन एरिया के, और उन्हें जो ये कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर इन लेवल में ये सब में भी बनाया जाता है। तो इसी के लिए आज के डेट में न्यूज रहता है, क्योंकि ये गवर्न नहीं होता आरबीआई के द्वारा या हमारे सेबी के द्वारा, ये गवर्न नहीं होता। इसी के वजह से ये सब आज के डेट में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का न्यूज सुन रहे होंगे। इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर न्यूज में रहता है कि क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा गवर्न नहीं होता और हमारे इसके द्वारा। तो ये जो बोलते हैं कुछ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कमिटी और हमारे जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत ये रजिस्टर्ड है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का जो ये है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस बैंक्स इन द मेनली सेवियर एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री स्मॉल बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं कोऑपरेटिव के होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स जो इंडस्ट्री लेवल में होते हैं, ये लोग अपने पैसा इनमें रखते हैं, जो कि ये कोऑपरेटिव बैंक हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करता ही है। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव बैंक। फिर आते हैं हम पेमेंट बैंक के ऊपर। जब हम पेमेंट बैंक के नाम सुनते हैं तो ये पेमेंट बैंक एक्चुअली है क्या? अपकमिंग मॉडल बैंकिंग इन इंडिया, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि बाद के भारत को अगर देखेंगे तो पेमेंट बैंक का रोल बहुत बड़ा रहेगा। जैसे कि आज के डेट में आप देख रहे होंगे, एक जस्ट एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सब पेमेंट बैंक जो चल रहा है, ये पेमेंट बैंक काम कैसे करता है? काम कैसे? ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन से। जैसे कि ये लोग अपने एटीएम भी लॉन्च करते हैं, डेबिट कार्ड भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी करते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब। वैसे बाकी सब बैंकिंग में भी ये सब फैसिलिटी आ गया है, लेकिन पेमेंट बैंक का ये रहता है। लेकिन पेमेंट बैंक का एक लिमिट है, जैसे 1 लाख तक एक्सेप्ट स्मॉल डिमांड्स डिपॉजिट, मतलब 1 लाख तक ये जो बोलते हैं कि डिपॉजिट्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो उसका जो बोलते हैं रेगुलेशन, लेकिन 1 लाख तक उनका लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं तो ये लोग वायलेट कर सकते हैं। इसी के वजह से ये होता है। और ये स्मॉल पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट जो आया था नचिकेता मौर्य कमेटी के रिपोर्ट से आया था। ये था टोटल हमारा बैंकिंग का क्लासिफिकेशन हर एक बैंक के बारे में। और ये कमेटी के नचिकेता मौर्य कमेटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा पेमेंट बैंक का ये कॉन्सेप्ट आया था। और ज्यादातर अगर हम बात करेंगे उसके ऊपर एक कमेटी बना 2014 में आरबीआई में, ये नचिकेता मौर्य थे। लेकिन जब आरबीआई के बारे में हम कमेटी के बारे में बात करते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमेटी का नाम हम रिकमेंडेशन करते हैं। एक तो रहता है कि विमल जालान कमेटी, और एक जो कि सबसे बड़ा रहता है नरसिम्हन 1 कमेटी रिपोर्ट और नरसिम्हन 2 कमेटी। इनके बारे में भी हम एग्जाम में ज्यादातर आते रहता है। थैंक यू।